कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर राष्ट्रीय भावना का नितांत अभाव है। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को मैं तहे दिल से पसंद नहीं करने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम बराबर मुझको बाधा पहुंचाती रही। मैं शुरू से ही कांग्रेस विरोधी रहा हूं, सदा। कभी कांग्रेस को मैंने समर्थन नहीं किया। मेरे परिवार में एक बड़ा हादसा हुआ। मुझसे एक बड़े भाई थे, तीन साल बड़े। उनके एक फुटबॉल मैदान में उनका देहांत हो गया वहीं पर। उस हादसे के कारण मेरे पिताजी मुझको बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। गांव के विद्यालय तक मैंने 6-7 तक शिक्षा प्राप्त की। बीहट निवासी चंद्रशेखर बाबू कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, राज्य स्तर के नेता थे। उनसे मेरा संपर्क हुआ और उनसे प्रभावित होकर मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन गया। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में आज हम आपको एक ऐसे अभिभावक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में क्षेत्र के लिए, जनता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरौनी के पूर्व विधायक और जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहे, उनके हक और अधिकार को लेकर हमेशा खड़े नज़र आने वाले शिवदानी प्रसाद सिंह जी का। तो आइए आज इनके जन्मदिवस पर हम अपने केवी स्टूडियो की ओर इनके जन्मदिवस की शुभकामना देते हैं और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी, साथ ही साथ इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। सर्वप्रथम सर, हमारे केवी स्टूडियो की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर, हम चाहेंगे कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे अपने बारे में साझा करें। मेरा जन्म 1933 के महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर हुआ। इसके पीछे भी एक कारण है। मेरा परिवार, मेरी माँ और मेरे पिताजी एक अत्यंत आस्तिक व्यक्ति थे और उनको संतान का अभाव था। इसी परिस्थिति में उन्होंने कई आध्यात्मिक आयोजन किए, शिवाला वगैरह का निर्माण करवाया। तब उसके बाद हमारा जन्म हुआ और इसीलिए सच पूछिए तो मेरा नाम शिवदानी प्रसाद से हुआ है कि मैं शिव की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। इसके बाद बचपन में मैं बहुत ही खिलाड़ी, पढ़ाई के प्रति मेरी कोई ज़्यादा आस्था नहीं थी। मैं खेलता ही रहा ज़्यादातर। इसके बाद स्कूल तो जाता था और बहुत साधारण ढंग से अपना पढ़ाई होती थी। इसके बाद मगर मेरे परिवार में एक बड़ा हादसा हुआ। मुझसे एक बड़े भाई थे, 3 साल बड़े। उनके एक फुटबॉल मैदान में उनका देहांत हो गया वहीं पर। हार्ट फेल हुआ या जो भी हुआ हो, उस समय में तो यह सुविधा भी नहीं थी कि पोस्टमार्टम वगैरह किया जाए। इसके बाद तो मेरे जीवन में कुछ भूचाल आया। एकमात्र मैं अपने पिता और माता का पुत्र रह गया, अकेला। बहन मेरी थी 5, मगर पुत्र के रूप में मैं अकेला रह गया। और तब तक में पिताजी भी काफ़ी उस हादसे के बाद कमज़ोर होकर के बिछावन पर चले गए और केवल 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में मुझे अपने पूरे ज़मीन जायदाद का कारोबार को संभालना पड़ा। और इसी क्रम में मैंने अनुभव किया कि हमारा इलाका यह अत्यंत पिछड़ा हुआ है, हर माने में, राजनीति में, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में।
हर तरह से यह इलाका अत्यंत पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसके पिछड़ेपन को दूर करने की प्रवृत्ति मेरी जगी और मैं कुछ सामाजिक काम में लग गया। सामाजिक काम के क्रम में मैंने विधवा विवाह का आयोजन करवाया। एक दो केस मैंने उसमें सफलता पाई और गांव की सफाई वगैरह का काम में भी मैं सामाजिक रूप से मैंने लगा। सर, आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, कहाँ तक की? तो इसके बाद मैं उस हादसे के कारण मेरे पिताजी मुझको बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। गांव के विद्यालय तक मैंने 6-7 तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मुझको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब ने ही एक स्थापना की थी पुस्तकालय की। उस पुस्तकालय के माध्यम से मैंने अध्ययन किया, काफ़ी अध्ययन किया साहित्य का, हिंदी साहित्य का, कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह वगैरह। करते करते मेरी कुछ मानसिक स्थिति काफ़ी मज गई। उसी पुस्तकालय में अध्ययन करते करते मेरी मानसिक स्थिति मज गई। इसके बाद इसी क्रम में मैं राजनीति किताबों का अध्ययन करना शुरू किया। तो राजनीतिक किताबों के अध्ययन में मुझको ज़्यादा आसानी से प्राप्त होने लगा कम्युनिस्ट पार्टी का लिटरेचर। उस लिटरेचर को मैंने पढ़ा, बड़े बड़े लेखकों का पढ़ा। बाद में फिर संगठनिक दृष्टि से भी मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का अध्ययन किया, लेनिन की किताबें पढ़ी और तब मैं यहाँ एक सामाजिक, तो फिर इसके बाद मेरी पढ़ाई का कोई हादसा के बाद मेरी सारी जवाबदेही मुझ पर आ गई परिवार की और मैं अपना पुराना घर डी छोड़कर नई जगह पर यहाँ आ गया और यहाँ आके अपने कार्यक्रम को संचालित करता रहा। लेकिन मैं जुड़ा रहा, लगातार किताबों को पढ़ता रहा मैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने परिवार के साथ जुड़ गए, जवाबदेही आ गई परिवार की, तो राजनीति से जुड़ाव कैसे हो गया? हम चाहेंगे आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों से बताएं। तो इस संबंध में मैं तो संकेत के रूप में तो कह चुका हूँ कि यह अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका मेरी समझ से था और इसका पिछड़ापन कैसे दूर होगा, यह चिंता मुझे होने लगी। मैं चिंतन करने लगा और लिटरेचर तो कम्युनिस्ट पार्टी की लिटरेचर पढ़ता रहा। इसके बाद बीहट निवासी चंद्रशेखर बाबू कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, जी जी, राज्य स्तर के नेता थे। उनसे मेरा संपर्क हुआ और उनसे प्रभावित होकर मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन गया। उनको एकाध चुनाव में 1962 के चुनाव में मैंने उनकी मदद की थी, इस इलाके में वोट के मामले में मदद की थी मैंने। इसके बाद वो आ गए, मेरे चुनाव 62 में जीत कर आ गए और यहाँ आके रात्रि विश्राम किया। इसके बाद कल सवेरे होके उन्होंने मुझको प्रेरित किया कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बनिए। जी जी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर 62 में बन गया, 1962 में। इसके बाद तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम शाखा का निर्माण किया, शाखा का कार्यक्रम चलाया और पूरे गांव की जितनी भी समस्याएं थी जिसके लिए पंचायत करने की ज़रूरत थी, तो पंचायत लोग कोई करना नहीं चाहता था। सभी लोग पंचायत से कतराते थे और उद्देश्य के साथ पंचायत में भाग लेते थे लोग पंच बन के। मैंने इसका विरोध किया और पूरे गांव की समस्याओं को रात के समय में 9 बजे 10 बजे रात से बैठा के 2 बजे रात तक मैं गांव की समस्याओं पर
पंचायती के द्वारा उसका समाधान करता रहा। बहुत दिनों तक यह काम चला। इसके बाद अब कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा मैं, और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने का उद्देश्य यही था कि भाई इस इलाके का कैसे उद्धार हो, इसका पिछड़ापन कैसे दूर हो। तो कम्युनिस्ट पार्टी में मैं रहा, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो कार्यक्रम था उसको पूरी ईमानदारी से, कहीं कोई कोताही मैंने नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, न कोई किसी तरह से कोई पार्टी की नीति के विरुद्ध कोई कदम उठाया। ईमानदारी से मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम लागू किया अपने यहाँ। नतीजा यह हुआ उसका कि सैकड़ों के बाद हज़ारों लोग मेरे आह्वान पर आने लगे, और कम्युनिस्ट पार्टी को भी उस समय में भी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था उस समय में बेगूसराय में और बरौनी में, और हमारा भी प्रखंड और थाना सब बरौनी था। तो उसके बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं थी उस समय में को हज़ारों आदमी को आह्वान करे और जुटा ले, मगर मैंने यह क्षमता प्राप्त की। उसी क्रम में गांव की जनता इतनी उभर गई और जागरूक हो गई कि उसने मुझ पर बहुत दबाव बनाया कि आपको मुखिया बनना होगा। मैं इनकार करता रहा, लेकिन इसके बाद भी गांव के लोगों ने अपना दबाव बनाना छोड़ा नहीं। अंत में मुझे मुखिया के रूप में खड़ा होना पड़ा, और लगातार जब से मैं मुखिया 1967 से मैं मुखिया बना। 62 में मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्यता ग्रहण की, और 67 से के चुनाव से मैं मुखिया बनना शुरू हुआ। और जब भी मुखिया का चुनाव हुआ, मेरे सिवा और कोई दूसरे मुखिया हो नहीं सके। उस समय में बीरपुर दोनों पंचायत एक ही पंचायत के रूप में था। तो उसके बाद जब मुखिया में मैं विजयी हुआ पहली बार ही, इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने मुझे प्रमुख के रूप में खड़ा कर दिया। प्रमुख में भी मैं जीता बरौनी प्रखंड से। उस समय बीरपुर भी बरौनी प्रखंड के अंदर ही था। तो उसके बाद प्रमुख के रूप में मैं लगातार जीतता रहा, तब तक जीतता रहा जब तक कि विधायक नहीं हो गया। इसके बाद तब फिर कम्युनिस्ट पार्टी की ज़रूरत हुई 1990 में। 1990 में कम्युनिस्ट पार्टी ने महसूस किया मेरे बारे में कि इनको विधायक होना चाहिए। मैं इनकार करता रहा। कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझसे अनुरोध किया कि आपको विधायक का टिकट हम पार्टी से देंगे, आपको विधायक बनना है। मैं इनकार करता रहा। लगातार इनकार करते हुए मैं बाहर चला गया। मेरा एक पुत्र था लखनऊ में, नौकरी करता था, मैं वहाँ चला गया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिला पार्टी ने मेरा ही नाम स्वीकृत करके, और मैं आया एक नॉमिनेशन के एक दिन पहले, और मुझे कुछ पता भी नहीं था। फिर भी जब मैं उतरा बरौनी, लोग मिलने लगे परिचित। उन्होंने कहा मुझको कि आप अब कम्युनिस्ट पार्टी के को एक विधायक के कैंडिडेट हो गए हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। इस ढंग से मुझको मालूम नहीं था। मैं यहाँ आया, मैं चाहता था कि मैं जिला ऑफिस जाके इनकार करूँ कि मैं मुझसे विधायकपन नहीं पार लगेगा। मेरी ज़मीन जायदाद है, परिवार है, जवाबदेही सारी मुझ पर है। मगर लोगों ने मुझको कहने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। जिला ऑफिस मुझे जाने नहीं दिया। सैकड़ों आदमी यहाँ से जुट के साथ हो के जिला ऑफिस ले गए, वहाँ भी हमको मिलने नहीं दिया। उस समय के नेता थे जिला के सूरज बाबू, रामेश्वर बाबू, उन लोगों से मुझे मिलने ही नहीं दिया। मुझे ढकेलते हुए जीप पर बिठा के और लेते हुए चले गए एसडीओ कोर्ट, और वहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल कर मुझसे अंत में मैंने दस्तखत किया, दस्तखत करा के मुझसे नॉमिनेशन दाखिल करवा दिया। तब मैं फिर चुनाव में शरीक हुआ, और चुनाव में मुझको लगा कि इससे पहले के कार्यक्रम से ही मुझे अनुभव हुआ था
कि आम जनता, गरीब जनता, किसान, मजदूर हमको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया था। सभी मुखिया के चुनाव में, फिर प्रमुख के चुनाव में, फिर विधायक के चुनाव में मैंने लगातार यह महसूस किया। और मैं तो संकल्पित था पहले से ही कि मैं विकास के मुद्दे पर ही अपनी सारी शक्ति लगाऊंगा। तो इस रूप में मैं कम्युनिस्ट पार्टी में मुझे कठिनाइयाँ होती ही रही। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ अलग अपने कार्यक्रम होते हैं, उसमें हमको लगाने के लिए बराबर दबाव बनाया रहा। फिर भी उसी में से मैं समय निकाल के विकास की ओर मैंने अपना प्रयत्न जारी रखा। अपने कार्यकाल में जब आप विधायक थे तो आपने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे, हम चाहेंगे उनमें से कुछ उपलब्धियां, कुछ कृति जो आपने प्रखंड के लिए किया, इस क्षेत्र के लिए किया, जनता के लिए किया, वो हम चाहेंगे आप दर्शकों से साझा करें। तो विधायक बनने से पहले भी मैंने जो महसूस किया था इस क्षेत्र को, पिछड़ापन को, इस रूप में प्रयत्नशील मैं रहा। और सबसे पहले मैंने इस इलाके में थाने का निर्माण कराया, और थाना के बाद तब फिर बैंक का यहाँ शाखा बुलवाया। और इसके बाद तब मैं विधायक हुआ। अब विधायक होने के बाद तब मैं प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, इसके लिए प्रयत्न करने लगा। कुछ इसकी खास अंदरूनी विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, जी जी, अंदर बाहर से प्रकट नहीं होते थे, लेकिन अंदर जो प्रतिद्वंदी थे, जो चाहते थे कि हम विधायक बने, जी जी, वह इस साजिश में लगे हुए थे कि इनके द्वारा प्रखंड का यहाँ लाना, अनुमंडल का यहाँ लाना नहीं हो सके, सफल नहीं हो इस काम में। मगर मैं बिल्कुल प्रयत्नशील रहा, ईमानदारी से लगा रहा। अंतोगत्वा मैंने बीरपुर प्रखंड लाया, और भी दूसरे हमारे साथी विधायक ने अनुरोध किया तो नावकोठी प्रखंड भी मैंने प्रयत्न करके वहाँ पहुँचाया। उसमें तो बड़े नेता से सूरज बाबू, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप केवल बीरपुर में ही प्रखंड बनाना चाहते हैं, यहाँ नावकोठी में भी बनवाइए। तो मैंने नावकोठी के लिए भी प्रयत्न किया, और नावकोठी में भी प्रखंड मुख्यालय हुआ, अंचल प्रखंड। इसके बाद तो हमारे विधायक थे साथ में अवधेश राय बछवाड़ा से, जी जी, उन्होंने अनुरोध किया मुझसे कि आप यहाँ भी मंसूर चक में भी मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय होना चाहिए, आप प्रयत्न करके करवा दीजिए। मैंने कुछ मजाक में उनसे कहा भी था कि भाई लालू प्रसाद यादव तो यादव है और आप भी यादव हैं, जी जी, तो आपका और उसका दोनों का संबंध, रिलेशन भी हो सकता है जी जी, कल। आप क्यों नहीं इसमें पहल करके इस काम करो? तो मुझसे नहीं होगा, उन्होंने कहा। मैंने कहा कि भाई तो मेरा तो कोई संबंध भी भविष्य में नहीं होने वाला है लालू प्रसाद से, ज़्यादा में हूँ। इसी ढंग से कुछ हंसी मजाक होते हुए, लेकिन मैंने मंसूर चक को भी विधानसभा का बनवा दिया, प्रखंड बनवा दिया। और उसके बाद तब अनुमंडल के लिए मैंने प्रयत्न करना शुरू किया। सर, आपने बीरपुर को प्रखंड बनाया, नावकोठी को प्रखंड बनाया, आपके चाहत से, यूँ कहें कि आपकी निष्ठा भाव से ही, या जिद कहें, मंसूर चक भी प्रखंड बन गया, और आपकी दिली इच्छा थी कि बीरपुर अनुमंडल बने। आखिर क्या वजह रही, वो कौन सा कारण रहा जो इसमें बड़ा बाधा बना, और आज भी बीरपुर एक प्रखंड के रूप में ही है, अनुमंडल नहीं बन सका?
सच्चाई यही है कि वीरपुर को प्रखंड और अंचल मुख्यालय हो जाने के बाद मैंने उतना प्रयत्न नहीं किया निष्ठा से कि यहाँ अनुमंडल हो जाए, इसलिए कि मेरी समझ थी कि वीरपुर से मात्र 11 किलोमीटर बेगूसराय जिला मुख्यालय है, और इसलिए हम सदर अनुमंडल में ही रहते रहे। इस बीच में मगर एक बार और एक प्रसंग में चर्चा कर देना चाहूँगा। रामजीवन बाबू ने मंझौल को अनुमंडल बनवाया। जी जी। इसके बाद उनको अनुमंडल के लिए प्रखंड मुख्यालय चाहिए था उनके जुडिक्शन में। जी जी। तो उस जुडिक्शन में प्रखंड मुख्यालय के जब उन्होंने महसूस किया कि वीरपुर ये प्रखंड होने जा रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वीरपुर प्रखंड को आप मंझौल अनुमंडल से जोड़ दीजिए, मगर मैं उस पर सहमत नहीं हुआ। मैंने इनकार किया कि वीरपुर प्रखंड के लिए मंझौल अनुमंडल उल्टा पड़ेगा, हम सदर प्रखंड में ही सदर अनुमंडल में ही रहेंगे। यही अनुमंडल वीरपुर को अनुमंडल बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न नहीं किया, कहीं इतनी गंभीरता से नहीं सोचा। मगर तेघरा के लोगों की बड़ी शिकायत थी कि जितने भी कल कारखाने हुए हैं, बरौनी फर्टिलाइज़र है, रिफाइनरी है, क्रीमरी है, सब कुछ है वह बरौनी में ही है। तेघरा को कुछ भी नहीं मिला है आज तक, कोई भी कार्यालय ऐसा कोई मिला नहीं। तो मैंने महसूस किया कि तेघरा वालों की शिकायत बहुत उचित है, तो मैंने तेघरा के लिए प्रयत्न किया। फिर उसमें भी बाधाएं आई। हमारे प्रतिद्वंदी ने बराबर कोशिश की कि तेघरा अनुमंडल भी नहीं बनवा सके ही अपने समय में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका नहीं कुछ चला, और मैंने तेघरा अनुमंडल बनवा के उद्घाटन करवा के अपना अथी कर लिया, टारगेट पूरा कर लिया। इसके बाद बखरी अनुमंडल के बारे में फिर बखरी के लोग हमसे लगे, सब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही बखरी के लोग जो थे वो मुझसे दबाव बनाने लगे कि भाई बखरी को भी अनुमंडल बनवाइए आप। तो उसमें लग गया और बखरी को भी अनुमंडल बनवाया मैंने। तो बखरी को अनुमंडल बनवाने में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई, इसलिए कि लालू प्रसाद जी खुद भी इच्छुक थे कि बखरी को भी अनुमंडल होना चाहिए। राजनीति में जब इतना वर्चस्व था आपका, इतनी पकड़ थी, उस समय के बड़े बड़े नेता का सानिध्य आपको प्राप्त था, यूँ कहें कि आपका कद बहुत ऊंचा था राजनीति में, फिर कैसे अचानक राजनीति से आपका मोह भंग हो गया और आपका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया? तो इस तरह से 5 वर्ष के काल में मैं अपनी समझ से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहीं भी मेरे इन कार्यों को उल्लिखित नहीं किया गया था, कहीं नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। ये सब कुछ मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मैंने महसूस किया और करवाया। इसके बाद यही सब कारण था मुख्य रूप से कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को मैं तहे दिल से पसंद नहीं करने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम बराबर मुझको बाधा पहुंचाती रही, बराबर बाधा पहुंचाती रही। सांगठनिक काम में लगी है, और मेरी राय इससे भिन्न थी। मेरी राय थी कि पार्टी को या किसी भी पार्टी के बारे में मेरी समझ बनी थी कि संगठन के विस्तार के लिए पहले राजनीतिक विस्तार होना चाहिए, तभी तो लोग उभर के नौजवान आएंगे पार्टी के संगठन में। नहीं तो संगठन तो सूखा संगठन है, संगठन में तो कोई रस नहीं है, किसी भी पार्टी के संगठन में कोई रस नहीं है। इसलिए इस सूखा में कौन आएगा? तो मगर पार्टी की समझ इससे भिन्न थी, और इसीलिए मैं सफोकेशन फील करता रहा। जी जी।
पार्टी के अंदर रह के मैं सफोकेशन फील करता रहा और इसीलिए दूसरे टर्म में मैंने इनकार कर दिया पार्टी को कि मैं अब विधायक बनना नहीं चाहता हूँ, आप दूसरा कैंडिडेट चुनिए। तो लोग तो थे ही, प्रतिद्वंदी तो हमारे थे ही पहले से, साजिश किए हुए तैयार थे, अपना वो हुए, विधायक हुए। इसके बाद तो इसी सफोकेशन के कारण मैंने पार्टी को छोड़ दिया। और दूसरी बात भी, पार्टी के लिटरेचर पढ़ने के बाद और उसके संगठन के स्वरूप को अंदर से देखने के बाद मैंने महसूस किया कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर राष्ट्रीय भावना का नितांत अभाव है। इसीलिए विरोधी लोग, जो पहले मैं नहीं समझ सका था, लेकिन विरोधी सब जो कहते थे कि भाई वर्षा होती है भारत में, वर्षा होती है रूस में और छाता तानती है कम्युनिस्ट पार्टी भारत में, तो इसको मैंने महसूस किया कि चरितार्थ हुआ। ये ठीक है, ये कहावत अगर कहावत बनी है, यह कहावत सही है कि भाई लगातार पार्टी के अंदर जो पार्टी की सोच बन रही थी वो भारत के बारे में नहीं, विश्व के बारे में, रूस के बारे में और भी दूसरे देश के बारे में, भारत की क्या समस्या है और भारतीयता क्या है, इससे बिल्कुल पार्टी भिन्न रही। इसलिए भी मुझे सफोकेशन हुआ कि मैं तो आखिर भारत का हूँ, भारतीय हूँ, भारत के प्रति मेरी निष्ठा है और कम्युनिस्ट पार्टी के पास में भारत के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, राष्ट्रीयता उसमें है ही नहीं कहीं। इसलिए मैं इनकार करने लगा कि भाई मैं अब दूसरी बार दूसरे टर्म में नहीं होऊंगा। मुझको लोग, डॉक्टर पी गुप्ता हमारे बड़े मित्र थे, अच्छे मित्र थे, उन्होंने कई बार मुझसे बताया, राजन जी थे, वो भी मित्र ही थे, राजेंद्र राजन, वो भी मित्र ही थे। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि आपके विरुद्ध साजिश हो रही है कि अगला टिकट कम्युनिस्ट पार्टी आपको नहीं देगी। दूसरे लोग, मैंने बताया, इशारा किया कि वो अमुक आदमी है, तो मुझको उसमें कुछ ऐसी असहजता नहीं महसूस हुई। मैं चाहता ही नहीं था मैं बनना, तो क्यों असहजता होती कि मैंने उनको हंस के टाल दिया कि कोई बात नहीं है, साजिश हो रही है तो होने दीजिए, मैं उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। सर, समय के साथ साथ राजनीति के स्वरूप में जो बदलाव हुए हैं, उसकी दशा और दिशा जो बदली है, हम चाहेंगे, चूँकि आपने अपना बहुत बड़ा समय राजनीति में दिया है, समाज में दिया है, इस संदर्भ में आप अपने सारगर्भित विचार हमारे दर्शकों से साझा करें। पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बुनियादी फर्क है मेरी समझ से। पहले की राजनीति गरीबी के खिलाफ, पिछड़ेपन के खिलाफ, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से पहले की राजनीति होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और राजनीति की सोच और समझ बदली। जितने भी असामाजिक तत्व पहले राजनीति से अलग थे, लेकिन धीरे धीरे असामाजिक तत्व ने राजनीति को अपने कब्जे में कर लिया। आज की राजनीति अब असामाजिक तत्व के कब्जे में है, उससे निकलना इतना आसान नहीं है। और अध्यात्म का कोई विशेष महत्व आज की राजनीति में नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद का उत्थान, पुनरुत्थान मोदी जी के काल से या वाजपेयी जी के काल से ही जो शुरू हुआ, राष्ट्रीय उत्थान पुनरुत्थान की भावना, उसमें काफ़ी विकास हुआ है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय उत्थान की भावना में बहुत विकास हुआ है। और जब भारतीय राजनीति में उत्थान होगा,
सोच का, तो भारतीयता आएगी ही, निश्चित है यह बात। राजनीति में जो ही भारत के बारे में, राष्ट्र के बारे में अगर सोचा जाएगा तो उसमें भारतीयता आएगी। भारतीयता को इनकार करके कोई भी भारतीय राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि आज राष्ट्रीय भावना बहुत बढ़ रही है तेज़ी से, और कुछ फर्क पड़ रहा है। पहले की जनता बिल्कुल भोली भाली थी। कांग्रेस के समय में, जब तक कांग्रेस का राज रहा, इसके कारण भी अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए। जी। नेहरू जी की 3-4 भूल के कारण मुझे कांग्रेस से नफरत हो गई। पहली भूल कि देश का बंटवारा हुआ। जी। दूसरी भूल कि कश्मीर को उलझा दिया गया राष्ट्रीय संघ में, राष्ट्र संघ में। तीसरी भूल, उन्होंने जल्दी में हिंदू कोड बिल पास कर दिया। जी। जल्दी में। चौथी भूल कि जल्दी में उन्होंने लोकतंत्र स्थापित कर दिया। हर 18 साल या 21 साल का नौजवान वोटर होगा। इन बातों से मुझे सहमति नहीं बन सकी, और नेहरू जी की इन त्रुटियों को मैंने माफ़ नहीं किया, और मैं कांग्रेस से हमेशा सदा के लिए कांग्रेस से बिल्कुल अलग रहा। आज तक कभी कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं दिया है। तो इस ढंग से हमने अपना जीवन जिया है। सर, बेगूसराय को कभी लेनिनग्राद कहा जाता था, मिनी मॉस्को कहा जाता था, और वो क्या वजह है कि आज बेगूसराय में कम्युनिस्ट विचारधारा हाशिए पर चली गई है और हर तरफ दूसरी पार्टियां कब्जा कर रही है? बिल्कुल, ये बात सही है कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बेगूसराय में 1967 से लेके 90 तक बहुत प्रभाव रहा, और विधानसभा में भी 4, 5, 7 की जगह पर 4 और 5 कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक होते रहे। उसमें एक मार्क्सवादी विधायक, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विधायक वासुदेव बाबू भी जुड़ जाते हैं, और 4 इधर सीपीआई के विधायक हुए। 5 विधायक होते रहे कई टर्म तक। इसलिए बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा गया। मगर बेगूसराय कम्युनिस्ट पार्टी की असली सोच, कम्युनिस्ट पार्टी के विकास में, जो मैं कह चुका हूँ पहले भी, कि राजनीतिक उपलब्धि की ओर ध्यान नहीं दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने। केवल सांगठनिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे, जबकि सांगठनिक तो बिल्कुल सूखी नदी है, उसमें तो कोई धारा नहीं है। और राजनीति का विकास का दृष्टिकोण ही कम्युनिस्ट पार्टी के पास नहीं है। पार्टी का राजनीतिक विकास कैसे हो, तो राजनीतिक मुद्दों को उठाएगा, राजनीतिक सवाल को उठाया जाएगा, तभी तो पार्टी का विकास होगा। उसमें बराबर मैंने महसूस किया कि केवल रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, थर्मल, ये 2-3 यूनिट जो उद्योग की हैं, इन्हीं के मजदूरों को संगठित करने में और इनकी मांग को पूरा करवाने में पूरी कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय की, बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी लगी रही। इसके बाद भी सफलता नहीं मिली, विफलता मिली। जबकि बेगूसराय ज़िले की बनावट किसान और खेत मजदूर बहुल है, और किसान और खेत मजदूर की समस्या को बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी ने टेकअप नहीं किया, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया। इसीलिए नतीजा हुआ
कि कुछ समय तक तो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव रहा, फैला, लेकिन बाद में फिर कोई राजनीतिक उपलब्धि तो हासिल की नहीं गई। इसी हालत में यहाँ बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी का भी पतन हुआ और जिस पार्टी को कोई जानते नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवाद की वजह से, प्रबल राष्ट्रवाद का समर्थक अलंबरदार हैं मोदी जी, इसलिए धीरे धीरे जनता की चेतना भी जागृत हुई। पहले की जनता थी से इतनी चेतनाशील नहीं थी, धीरे धीरे चुनावों के बाद जागृत हुई। तो इसमें दो तरह का विकास हुआ। एक जागृति हुई जो राष्ट्रवाद की, राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा, इस भावना का विकास हुआ धीरे धीरे। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का भी विकास हुआ, स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ। समाज के लिए विकास हो, समाज का विकास हो, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। विधायक बनने से पहले भी मैं चंद्रशेखर बाबू से जुड़ा हुआ था। चंद्रशेखर बाबू से मैंने संपर्क करके बड़ा जिंदा लगाव था मेरा चंद्रशेखर बाबू से। मैंने बीरपुर में 2-3 लिफ्ट इरिगेशन का मैंने स्थापना करवाई। चंद्रशेखर बाबू जब कुछ दिन के लिए मिनिस्टर हुए थे 67 में। बहुत बहुत आभार सर आपका कि आज आपने अपना समय, अपना सानिध्य हमें दिया। आज आपके विचार हम आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत आभार पुनः अपने केवी स्टूडियो परिवार की ओर से। आज के समय में पाठक जी, आप जो यहाँ आके आपने कष्ट किया, इसलिए आपको और आपके संगठन को, केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन कुमार को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि काफ़ी दिन दुने रात चौगुने इस संगठन का और रोशन कुमार की प्रशस्ति का विकास हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। तो आपने हमारे खास कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में आज बरौनी के पूर्व विधायक जिन्होंने बीरपुर, मंसूरचक, नावकोठी को प्रखंड बनाया, साथ ही साथ बखरी और तेघरा को अनुमंडल बनाया और कई ऐसी कृति इनकी हैं जो हम सबों को हमेशा याद करती, हम सबों को हमेशा याद रहती है और सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में जनता की सेवा के लिए प्रेरित करती है। तो शिवदानी प्रसाद सिंह के ये विचार आपने सुना। आए दिन और भी इस तरह की जो हमारी धरोहर हैं, हमारी आन बान और शान, हमारे लिए गौरव हैं, उनके विचार हम आपको केवी स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से पहुंचाएंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो करके आप हमारे ज़िले के सम्मानित प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी अभिभावकों के विचार सुनकर इनकी कहानी जान सकते हैं और इनसे प्रेरित हो सकते हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।